नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। 1949-50 में चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा किया था तब इसे वह भारत का पड़ोसी देश बन गया। तिब्बत शुरू से ही एशिया के 3 शक्तिशाली देशों भारत, चीन और सोवियत रूस के बीच बफर राज्य के रूप में स्थापित रहा है। 1949 से पूर्व तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। 1951 में चीन ने दलाई सरकार के साथ तिब्बत की शांति मुक्ति पर हस्ताक्षर किए और यहां बहुत से सैनिक तैनात कर दिए। 1962 में भारत चीन के बीच संघर्ष के बाद जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को इस बिना पर चीन का हिस्सा मान लिया कि वह भारत की शांति में कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेगा। मगर साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे और भी जटिल बना दिया। नेहरू ने 8 साल के लिए तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था, लेकिन वाजपेयी ने कोई समय सीमा तय नहीं की। 2003 में जब वाजपेयी चीन के दौरे पर गए तो उन्होंने तिब्बत पर समझौता कर लिया, जिसमें चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा माना और वाजपेयी ने तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान लिया। 1949 में जिस तिब्बत को चीन ने कब्जाया था, मार्च 1962 में नेहरू का चीन के साथ करार खत्म हो गया था और यह 2003 तक यथास्थिति में बना रहा। मगर इस दौरान वाजपेयी ने तिब्बत पर चीन से समझौता करके बड़ी गलती कर दी। वैसे भी भारत की नीति चीन और तिब्बत पर विरोधाभासों से भरी रही है। एक तरफ भारत मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, दूसरी ओर तिब्बत भी इसी रेखा के पार है, यानी भारत का तिब्बत को लेकर एक जैसा रुख नहीं रहा है। उक्त विवरण आपको बताना इसलिए भी जरूरी था कि देश में तिब्बत को आजाद देश के रूप में मान्यता देने की बात उठ रही है। सवाल उठने लगे हैं कि मोदी सरकार तिब्बत और ताइवान को मान्यता क्यों नहीं दे रही है। यह कहना बहुत आसान लगता है, मगर जो राजनीतिक भूल भारत के नेता करते आए हैं, अकेला मोदी उन्हें कहां तक ढो सकता है। तिब्बत को स्वायत्तशासी बफर राज्य बनाए रखना ब्रिटिश शासन की एक नीति थी। उसी दृष्टि से उसने 1914 को एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। चीन में अक्टूबर 1949 में माओ सत्ता में आए और 1950 में चीनी सेना कोरिया में अमेरिका के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़ी। इसके साथ ही चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण करने के लिए अपनी सेनाएं रवाना कर दी। वे सेनाएं भारत के अविकसित अक्साई चीन के मार्ग से होती हुई तिब्बत जा पहुंची। यहाँ अक्साई चीन का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उस वक्त चीन कोरिया युद्ध में उलझा था। अगर भारत एक चेतावनी भी चीन को जारी कर देता तो वह अक्साई चीन छोड़कर भाग खड़ा होता, मगर हमारे नाकर्मण्य शासक मिट्टी के माधव बने रहे। इसकी वजह यह भी थी कि नेहरू चीन को साथ लेकर एशिया फॉर एशियंस अर्थात एशिया वालों के लिए जैसा सपना देख रहे थे। इस दिवस बन के चलते चीन का तुष्टीकरण भारत की नीति बन गई। इन नाकर्मण्य शासकों ने तिब्बत को स्वायत्तशासी राज्य के स्थान पर चीन के आधिपत्य का प्रदेश मान लिया और इसका परिणाम भी बेहद घातक सामने आया। तिब्बत से भारत के जो समझौते हुए थे वे सब अर्थहीन हो गए, क्योंकि तिब्बत को चीन का प्रदेश मानने से एक प्रदेश को दूसरे देश से समझौता करने का कोई अधिकार नहीं होता है। खास बात यह है कि भारत की नीतियों के कारण मैकमोहन रेखा और लद्दाख की परंपरागत सीमा रेखाओं को अस्वीकार करना चीन के लिए और भी आसान हो गया, जिसका नतीजा गलवान और पैंगोंग में मोदी को भुगतना पड़ रहा है। यानी बीज किसी ने बोए, पेड़ों को गिराने से रोकने की जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर डाल दी गई। अगर यह बीज बोने से पहले ही उनके नतीजों को जाना होता तो आज परिस्थितियां वह नहीं होती जिन्हें दुरुस्त करने के लिए मोदी जूझ रहा है। देश को मोदी जैसे नेतृत्व की 72 साल पहले जरूरत थी, मगर नाकर्मण्य शासकों द्वारा थामी देश की बागडोर कुछ धारदार हथियारों में लिपट गई, जो कटी तो नहीं मगर वह मजबूत भी नहीं रह पाई। तिब्बत के आजाद देश की कल्पना उससे आगे नहीं बढ़ सकी, वह जुबानी ऊर्जा व्यय करने तक ही सीमित रही। दरअसल भारत ने कभी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया ही नहीं। उल्टे भारत ने वही नीति अपनाई जैसा कि चीन चाहता था। साल 2003 तक ही नहीं बल्कि तिब्बत को लेकर देश आज भी वही ढुलमुल रवैया अपना रहा है। तिब्बत की आजादी मीडिया तक ही सीमित है या फिर वह मोनेस्ट्री में जाकर शुरू और वहीं पर खत्म हो जाती है। अब लोग मोदी से उम्मीद लगा रहे हैं कि वह तिब्बत की आजादी का बिगुल फिर से फूके, पर यह कितना कठिन है वह मैंने शुरुआत में आपको बताया है। भारत ने तो अभी तक भी तिब्बत को ढंग से मोरल सपोर्ट भी नहीं दिया है। केवल तिब्बत शरणार्थियों को शरण देना कोई बड़ी कूटनीतिक जीत नहीं है। भारत के लिए तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता देना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे सीधे सीधे चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना जाएगा। हालांकि कई देश, यहां तक कि खुद चीन भी भारत के घरेलू मामले में ऐसी दखलंदाजी करता रहा है। खासकर कश्मीर को लेकर चीन का रुख सदैव नकारात्मक बना रहा, मगर भारत की नीति में बिल्कुल स्पष्ट है कि वह किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। अब यदि भारत इस मिथक को तोड़ता है तो चुनौती भारत के लिए भी कम नहीं होगी। भारत में भी ऐसे कई देश विरोधी गुट हैं जिन्हें चीन अपना मोरल सपोर्ट दे सकता है।
जो कोशिशें पाकिस्तान ने कश्मीर या पंजाब में करने की है, चीन को ऐसा करने के लिए प्रत्यक्ष खुला निमंत्रण मिल जाएगा। इसलिए हमारे कूटनीतिकों के सामने यह बड़ी परीक्षा है कि वह कोई ऐसा दांव चले कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूट पाए, यानी तिब्बत की आजादी की पृष्ठभूमि भी तैयार हो और भारत पर चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की बात भी नहीं उठे। इस बात में भिन्न राय नहीं हो सकती है कि तिब्बत और ताइवान चीन की दुखती रग है। इस रग पर सबसे ज्यादा अंगूठा अमेरिका का ही पड़ा है। अमेरिका के लिए ऐसा करना इसलिए भी आसान है क्योंकि उसने भारत की तरह चीन से ऐसे लिखित समझौते नहीं किए हैं। 1979 में ताइवान पर उसने चीन से केवल मौखिक आधार पर संबंध सीमित किए थे, मगर जब उसे लगा कि चीन अमेरिका को आंखें दिखाने लगा है, ताइवान से फिर से रिश्ते मजबूत कर लिए। यानी अमेरिका कभी भी भारतीय शासकों की तरह वर्तमान में प्रफुल्लित नहीं हुआ है। उसने भविष्य के लिए अपने रास्ते खुले रखे हैं। रास्ते भारत ने भी खोले, वह भी उत्तर में तिब्बत के रूप में, जो चीन का बड़ा द्वार बन गया, जहां आज की घड़ी चीन युद्धाभ्यास कर रहा है। यह भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं है कि तिब्बत पर ढुलमुल नीतियों की वजह से उसके देवी देवता आज प्रदेश में बसे हुए हैं, वह भी शिव और पार्वती जो भारत के कण कण में रहते हैं। उन्हीं के दर्शनों के लिए भारत को चीन के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। अगर तिब्बत को आजाद देश बना होता तो कम से कम वे हमारे भाई तिब्बत की रखवाली में जरूर रहते, पर यहां तो उनकी अपनी ही जान को पड़ी है। 1949 से पूर्व तिब्बत में 6000 से ज्यादा बौद्ध मठ हुआ करते थे, अब वहां पर 100 भी नहीं बचे हैं। ऊपर से हजारों लाखों मुसलमानों को लासा के छोटे छोटे कस्बों में बसाकर वहां धार्मिक ढांचा छिन भिन कर दिया गया है। इन मुसलमानों ने यहां तिब्बतियों का जीना दुभर कर दिया है और उन पर संगठित तौर पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में पवित्र कैलाश मानसरोवर कब तक सुरक्षित रहेगा, अब यह कहना भी मुश्किल है। भारतीय सेना ने कैलाश रेंज की पहाड़ियों पर कब्जा किया तो उम्मीद की किरण दिखी है, पर यह उम्मीद की किरण तभी तक सार्थक हो पाएगी अगर चीन भारत में कोई बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि भारत का मिशन केवल पैंगोंग झील तक ही सीमित नहीं है। भारत की सेना में मौजूद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसे एफएफएफ भी कहते हैं, तिब्बत से निर्वासित लड़ाकों का दल है। इनका तो लक्ष्य ही तिब्बत की आजादी है। इसलिए जंग की शुरुआत होती है तो फिर क्या तिब्बत और क्या हमारे देवी देवता सभी को आजाद करा लिया जाएगा। इस जंग की जरूरत इसलिए भी है कि आज भारत के पास मोदी जैसा कुशल लीडर है। अगर यह उपलब्धि कोई हासिल कर सकता है तो ऐसी उम्मीदें इसी नेता से कर सकते हैं। भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण तिब्बत है उतना ही अक्साई चीन और कैलाश मानसरोवर है। खास बात यह है कि भारतीय सेना ने जिस तरह चीन को जवाब दिया है, उसने उम्मीदों को नए पंख भी दिए हैं। ऐसा लगता है कि भारत उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है, जैसा कि दुनिया आकलन करती रही है। यकीनन भारत अपने भरोसे चीन से टकरा रहा है। उसके पास ऐसे हथियार और टेक्नोलॉजी जरूर है जिसमें वह चीन को मात दे सकता है, अन्यथा चीन को धूल चटाना कोई मजाक का काम भी नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।